हेलो बच्चों। माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट बी। ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड जो थी वो था वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड रेफ्रिजरेंट्स, जिसमें कि पार्ट ए में जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और पार्ट बी में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। तो पार्ट बी में जो जो टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट बी है इसमें मैक्सिमम कंटेंट जो है, मैक्सिमम पोर्शन वो थ्योरी का है। ठीक है। तो आज इस टॉपिक में या आज यूनिट नंबर थर्ड की पार्ट बी में टॉपिक कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, कॉमन रेफ्रिजरेंट्स, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, फेस चेंजिंग मटेरियल्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आज यूनिट नंबर थर्ड के पार्ट बी में हम कवर करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार पूछे जाते रहे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, गिव द रेफ्रिजरेंट नंबर फॉर द फॉलोइंग्स। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट R12 एंड R729 एंड राइट द नेम ऑफ फ्यूचर रेफ्रिजरेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि लगातार पूछते रहे हैं लॉन्ग कोर्स में। और आने वाले टॉपिक में कुछ और भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि शॉर्ट में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। तो अभी तक हमने यूनिट वन से पढ़ना शुरू करा था, यूनिट थर्ड तक आ गए। ठीक है। यूनिट वन में हमने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था, सेकेंड में हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ा था, यूनिट थर्ड के पार्ट ए में हमने वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ा था। तो इन सब में एक हम वर्किंग फ्लूइड की बात कर रहे थे। हम एक वर्किंग फ्लूइड की बात कर रहे थे जो कि कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो यही जो वर्किंग फ्लूइड है जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज करते थे, इसी को क्या बोलते थे हम, ये क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। सो द रेफ्रिजरेंट इज अ हीट कैरिंग मीडियम विच ड्यूरिंग देयर साइकिल आइदर कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, इवोपरेशन। किसी साइकिल में जो मेन चार प्रोसेस होते हैं वही होते हैं, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एंड इवोपरेशन। सो द रेफ्रिजरेंट इज द heat carrying medium which during the cycle in the refrigeration system absorbed heat from a low temperature system and discard the heat so absorbed to a higher temperature system। तो रेफ्रिजरेंट बेसिकली है क्या? तो रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम है जो कि लो टेम्परेचर सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर सिस्टम में उस हीट को वो वहां पर डिलीवर कर देता है या फिर डिस्कार्ड कर देता है। सो रेफ्रिजरेंट नॉर्मली देखे डेफिनेशन तो क्या है, तो रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम है जो कि ड्यूरिंग देयर साइकिल, मतलब एक साइकिल में जब वर्क करता है तो लो टेम्परेचर सिस्टम, है ना, जहां पर की कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ये जो हीट एब्जॉर्ब करी है इसको हायर टेम्परेचर सिस्टम में डिस्कार्ड कर देता है। सो द नेचुरल आइस एंड ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड साल्ट वर द फर्स्ट रेफ्रिजरेंट। जो पहला रेफ्रिजरेंट यूज किया गया था वो क्या था, नेचुरल आइस थी या फिर आइस और सॉल्ट, मतलब बर्फ और नमक का सॉल्यूशन था जो कि एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया गया था। तो इन 1834 ether, ammonia, sulfur dioxide, methyl chloride, and carbon dioxide come into use as refrigerant in compression cycle refrigeration machines। ठीक है। तो इनिशियली सबसे पहले नेचुरल आइस या फिर मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट का यूज किया गया था एज रेफ्रिजरेंट। उसके बाद से फर्दर 1834 में ईथर आ गया, अमोनिया आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन सब का यूज एज ए रेफ्रिजरेंट किया जाने लगा इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ठीक है। नाउ द suitability of refrigerant for a certain application is determined by its physical, thermodynamic, chemical properties एंड बाय वेरियस प्रैक्टिकल फैक्टर्स। तो कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पर यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक रेफ्रिजरेंट हर जगह यूज नहीं हो सकता है। ठीक है। तो कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पर अप्लीकेबल है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये रेफ्रिजरेंट की फिजिकल, थर्मोडायनेमिक, केमिकल प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे एंड वेरियस प्रैक्टिकल फैक्टर से। सो देयर इज नो वन रेफ्रिजरेंट
विच कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेंट नहीं है जिसको कि हम हर जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। एक आइडियल रेफ्रिजरेंट है तो उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो उसकी पहले क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड है हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिससे कि हाई अमाउंट में वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, हाई टेम्परेचर पे भी हीट को एब्जॉर्ब कर सके। थर्ड वन है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिससे जल्दी वो वेपोराइज ना हो। नेक्स्ट है लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। नेक्स्ट है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। देन है नॉन कोरोसिव टू मेटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी रेफ्रिजरेंट नॉन कोरोसिव हमेशा होना चाहिए, जिससे कि अगर वो कोरोसिव हुआ तो वो क्या होगा, मेटल में कोरोजन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, या कोई भी कंपोनेंट हो जो मेटल से बना होगा उसमें कोरोजन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है नॉन टॉक्सिक। देन लो कॉस्ट। नेक्स्ट है इजिली एंड रेगुलरली अवेलेबल। एंड लास्ट वन है इजी टू लिक्विफाइड एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कुछ बेसिक एक प्रॉपर्टीज थी जो कि एक आइडियल रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। अगर इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो दो तरीके का रेफ्रिजरेंट होते हैं बच्चों। एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। पहला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब देखते हैं भाई कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है क्या। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्ट पार्ट लेते हैं इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। मतलब कि वो रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्टली पार्ट लेते हैं या जो भी डायरेक्टली यूज होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। और वो रेफ्रिजरेंट जो कि पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल होते हैं, देन उसको यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सो the refrigerant which directly take part in refrigeration system are called primary refrigerants, whereas the refrigerant which are first cooled by primary refrigerant, ध्यान देना यहाँ पर, वो क्या होंगे, पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के थ्रू कूल्ड होंगे एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस आर नोन एज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो दोनों रेफ्रिजरेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जब कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इन फोर ग्रुप। पहला होता है हेलो कार्बन और ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, दूसरा होता है एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, थर्ड होता है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, और चौथा है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो इन चारों रेफ्रिजरेंट्स के बारे में आने वाली स्लाइड्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स। फर्स्ट वन है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हेलो कार्बन, तो हेलो ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन। जो क्लोरीन ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप, और साथ में क्या अटैच होगा, कार्बन। तो द हेलो कार्बन कंपाउंड्स आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस एंड वर डेवलप एज फ्रियोन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट। जो हेलो कार्बन कंपाउंड्स थे वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, फ्रियोन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट। द फर्स्ट ऑफ द हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट दैट इज R12। जो पहला रेफ्रिजरेंट था हेलो कार्बन ग्रुप का क्या था, वो R12 was developed in 1930 by थॉमस मिडग्ले। जो हेलो कार्बन ग्रुप का पहला रेफ्रिजरेंट था जिसको डिनोट किया गया था R12 से, उसको 1930 में थॉमस मिडले ने डेवलप करा था। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है R11। फर्स्ट वन है R11। R11 का जो रेफ्रिजरेंट उसका नाम क्या होता है, ट्राईफ्लोरो मोनो ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। क्या नाम होता है इसका, ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। तो R11 इज ए सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। R11 क्या है, सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट है जिसका कि हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट इज ए स्टेबल,
नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक। ये क्या होता है, स्टेबल होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, और इसको हम एज ए लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट भी कंसीडर करते हैं। इसको जो R11 है इसको लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट की तरह कंसीडर करते हैं। इट हैज वेरी लो साइड प्रेशर ऑफ 0.20 बार एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसका प्रेशर होता है वो होता है 0.202 बार, एंड हाई साइड ऑफ प्रेशर इज 1.2606 बार एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो साइड प्रेशर कितना होगा इसका, 0.202 एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई साइड प्रेशर कितना होगा, मतलब कि मिनिमम प्रेशर कितना होगा 0.202, और हायर प्रेशर कितना होगा 1.2606 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द लेटेंट हीट एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका लेटेंट हीट कितना होगा 195 किलो जूल पर किलोग्राम। कितना होगा 195 किलो जूल पर किलोग्राम, एंड the boiling point at atmospheric pressure is 23.77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर नॉर्मल प्रेशर हो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो ये रेफ्रिजरेंट 23.77 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है R12, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F3। क्या होता है, CCl3F3। ठीक है, तो R12 इज ए वेरी पॉपुलर रेफ्रिजरेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज कलरलेस, ऑलमोस्ट ओडरलेस, लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 29 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट मींस R11 से ज्यादा होता है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो R11 की तरह ही होती है। कैसे, इट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन कॉरसिव, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है R13। नेक्स्ट है वो है R13। R13 रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो R13 का नाम क्या क्या, इसका नाम क्या R13 का, ये है मोनोक्लोरो, मतलब एक क्लोरीन होगा, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, मतलब तीन फ्लोरीन होंगे। तो मोनोक्लोरो, देखो एक क्लोरीन है, तीन है फ्लोरो, तो मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन, इसका नाम क्या होता है, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोमीथेन। So R13 has a boiling temperature of -81.4 डिग्री सेंटीग्रेड at atmospheric pressure and a critical temperature of +28.8 डिग्री centigrade. So this refrigerant is used for the low temperature side of a cascade सिस्टम। और ये किसके लिए सुटेबल होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए सुटेबल होता है। मतलब ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जहां पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं उसके लिए ये सुटेबल होता है। जो नेक्स्ट है वो है R14, जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, मतलब एक कार्बन और चार फ्लोराइड, फ्लोरीन। ठीक है, तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो R14 हैज ए बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 128 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। R14 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो R14 हैज ए बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 128 degree centigrade at atmospheric pressure and critical temperature of -45.5 degree centigrade. So, used in cascade system. जो नेक्स्ट वन है वो है R21। तो R21 का नाम क्या है, डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज क्या है, तो R11 हैज ए बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 9 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट हैज फाउंड इट्स प्रिंसिपल यूज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन सिस्टम फॉर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट। तो जो R11 है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर +9 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसका जो मैक्स रेफ्रिजरेशन। जो नेक्स्ट है वो है R22, जिसका नाम होता है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो R22 इज ए नॉन मैन मेड रेफ्रिजरेंट डेवलप्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इंस्टॉलेशन। जो R22 है एक मैन मेड रेफ्रिजरेंट है डेवलप्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इंस्टॉलेशन दैट नीड अ लो इवोपरेटिंग टेम्परेचर
as in first freezing units which maintain a temperature of -29 डिग्री सेंटीग्रेड to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -41 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो कुछ ये रेफ्रिजरेंट्स से जिनके बारे में डिटेल बताई है। और जो हेलो कार्बन ग्रुप में जो रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं कुछ मैंने बताया, बाकी सबके नाम यहाँ पे टेबल में मैंने दिखा रखे, देखो यहाँ पर। फर्स्ट है R11 जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन, R12 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, R13 मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन, R14 ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, R21 डाइक्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन, R22 मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, R30 ये होता है मिथाइलिन क्लोराइड। क्या होता है? मिथाइलिन क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2L2। R40 जिसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3L3। देन R100 जिसको इथाइल क्लोराइड बोलते हैं, R113 जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन। देन R114, देन R115, R23, R124, R134A एंड R152A। तो ये सारे कॉमन रेफ्रिजरेंट्स हैं हेलो कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट क्या होता है? सो द टर्म एजियोट्रोप refers to a stable mixture of refrigerants whose vapor and liquid phase retain identical composition over a wide range of temperature। एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है? एजियोट्रोप का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टेबल मिक्सचर होता है रेफ्रिजरेंट का। एजियोट्रोप क्या बताता है कि एक ऐसा स्टेबल मिक्सचर होता है रेफ्रिजरेंट का जिसमें वेपर और लिक्विड फेस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम रहता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाउएवर दिस मिक्सचर यूजुअली हैव प्रॉपर्टीज दैट डिफर फ्रॉम आइदर ऑफ देयर कंपोनेंट। लेकिन इस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन दोनों जिससे मिक्सचर बना होता है उससे अलग होती हैं। अब जो एजियोट्रॉप मिक्सचर वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें से कुछ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें फर्स्ट वन है R500। फर्स्ट वन है R500। सो द R500 इज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ 73.8% R12 एंड 26.2% ऑफ R152। ध्यान रखना ये जो तुम्हारे हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स थे उसी से ये मिलकर बने होते हैं। तो द R1500 इज एन एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ 73.8% R12 and 26.2% of R152। इट इज प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट इज नॉन फ्लेमेबल, लो इन टॉक्सिसिटी एंड नॉन corrosive। इट इज यूज्ड इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। इसका यूज कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन में करते हैं। नेक्स्ट है R502। देन R502 इज एन एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ 48.8% of R22 and 51.2% of R115। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट इज ए नॉन फ्लेमेबल, नॉन corrosive, practically non-toxic liquid। It has a go refrigerant for obtaining medium and low temperature। Next one है R503। R503 रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो ये R23 और R13 से मिला होता है। किससे मिला होता है? R23 और R13 से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 41.1% R23 होता है और 59.1% R13 रेफ्रिजरेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो दिस इज ए नॉन फ्लेमेबल, नॉन corrosive, practically non-toxic liquids। Its boiling temperature, its boiling temperature at atmospheric pressure is -88 degrees centigrade, which is lower than either R23 and R13। तो कुछ ये एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है और ये बताया है कि ये किस रेफ्रिजरेंट से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 5 रेफ्रिजरेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है R717 जिसका केमिकल नेम होता है अमोनिया। फर्स्ट है R717 जिसका केमिकल नेम होता है अमोनिया, फॉर्मूला क्या होता है NH3। सेकंड होता है R718 जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, नाम क्या होता है वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं? R718 जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। R729 वो क्या होती है एयर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है O2, पता है आपको। R744 ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है
कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला पता है आपको, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO2, एंड लास्ट होता है R764। क्या होता है, R764, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, SO2। तो बेसिकली ये 5 इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बहुत ध्यान से, बहुत आसान है, मैक्सिमम की प्रॉपर्टीज कॉमन होती है। डिफर कहाँ पर होता है कि इनका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो आर, पहला अमोनिया का नाम क्या था, R717। तो R717, दैट इज अमोनिया, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल द रेफ्रिजरेंट। जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो अमोनिया यूज होती है। इट हैज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस इट हैज ए कलरलेस गैस। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो इसमें ये किसका कंपोनेंट्स होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, और ऑर्डिनरी कंडीशन में ये कलरलेस गैस होती है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम द इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थी बेसिक अमोनिया की प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट था बच्चों वो कौन सा था, एयर। सो एयर का नाम यहाँ पर, रेफ्रिजरेंट का डेफिनेशन क्या था, R729। सो द ड्राई एयर इज यूज्ड एज ए गैसियस रेफ्रिजरेंट इन सम कंप्रेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। याद करो जब मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, तो वहां पे मैंने पढ़ा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वहां पर जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, एयर। क्या यूज कर रहे थे वहां पर, एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको कैसे डेजिनेट करते हैं, R744 से। सो द प्रिंसिपल रेफ्रिजरेशन यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम एज दैट ऑफ ड्राई आइस। जैसे ड्राई आइस का यूज करते हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो इट इज अ नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन फ्लेमेबल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट इज सो एक्सट्रीमली लो। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। कितना होता है बच्चों, माइनस का 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड। एट that at -15 डिग्री सेंटीग्रेड a pressure of well over 20.7 bar is required to prevent its evaporation। ठीक है, जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका कैसे डेजिनेट करते हैं, इसका डेजिनेशन क्या होता है, R764। क्या होता है, R764। सो दिस रेफ्रिजरेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ सल्फर इन एयर। जब सल्फर को एयर में जलाओगे, मतलब क्या है कि जब सल्फर को एयर में बर्न करोगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दिस रेफ्रिजरेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of sulfur in air। In this, the former years, it was widely used in household and small commercial units। ठीक है, बहुत पहले टाइम में इसका यूज हाउस होल्ड मतलब घर में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या फिर स्मॉल कमर्शियल पर्पस के लिए करते थे। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एंड जो लास्ट वन था वो था R118, वाटर। तो वाटर है, और इसको ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं, R118 से। सो द प्रिंसिपल रेफ्रिजरेशन यूज ऑफ वाटर इज एस आइस। द हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर लिमिट्स इट्स यूज इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है या फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको वेपर कंप्रेशन सिस्टम में बहुत कम ही यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये पूरी की पूरा जो पार्ट है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से टेबलर फॉर्म में बना रखा है जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेंट है, टाइप है ना, जो नेक्स्ट टाइप का रेफ्रिजरेंट है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इट मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है,
इसमें कौन कौन से भाई होते हैं रेफ्रिजरेंट? तो पहला होता है मीथेन, जिसका रेफ्रिजरेंट नेम क्या है? R15। केमिकल फॉर्मूला मीथेन का आपको पता है, CH4। दूसरी होती है इथेन, जिसका रेफ्रिजरेंट नेम क्या है? R170। क्या होता है? R170। और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। क्या होता है? C2H6। नेक्स्ट होता है प्रोपेन। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का नाम क्या है? R29। और इसका केमिकल फॉर्मूला कितना होता है? क्या होता है? C2H8। नेक्स्ट होता है बच्चों R600। जिसका केमिकल नेम क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C4H10। एंड लास्ट वन क्या है? R610। कहता है R610। मैं अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा कि ये इसका नाम कैसे पड़ता है। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? आइसोब्यूटेन। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 का होल राइस। तो ये थे कुछ हाइड्रोकार्बन, इट मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रेफ्रिजरेंट्स। अब नेक्स्ट आते सबसे इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ पर, कि ये जो रेफ्रिजरेंट्स हैं इनका नॉमनक्लेचर कैसे होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर को बदलेंगे। ठीक है, चलो। अब समझते देखो, जो मीथेन और इथेन है, जो मीथेन और इथेन है, ठीक है, उसको हम नंबर के थ्रू ही जान लेते हैं। द रेफ्रिजरेंट ऑफ मीथेन एंड इथेन सीरीज आर नोन बाय देयर नंबर्स। जो इथेन और मीथेन सीरीज के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको उनके नंबर से ही जानते हैं। टू सिंप्लीफाई द टर्मिनोलॉजी, ए नंबर सिस्टम वॉज डेवलप्ड। इसको समझने के लिए कि भाई R11 क्या है, R12 क्या है, R500 क्या है, R600 क्या है, तो इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए एक टर्मिनोलॉजी डेवलप की गई। वो क्या थी देखो, ईच रेफ्रिजरेंट कैरीज ए स्पेसिफिक नंबर एंड दिस नंबर इज प्रिसीडेड बाय द वर्ड आर। मैं बताया था जैसे कि R500 या R12। देखो तो क्या हुआ, ईच रेफ्रिजरेंट, ये क्या रेफ्रिजरेंट के नाम ही तो है। ईच रेफ्रिजरेंट कैरीज ए स्पेसिफिक नंबर, भैया देखो इसकी स्पेसिफिक नंबर है, इसका स्पेसिफिक नंबर है, एंड दिस नंबर इज प्रिसीडेड बाय द वर्ड रेफ्रिजरेंट आर। और इसके पहले हम क्या लगा देते हैं? वर्ड आर, मतलब किसको नोट करता है? रेफ्रिजरेंट को। और बाई मैन्युफैक्चरर ट्रेड नेम एज फ्रियोन और जेनेट्रॉन। ठीक है, ऑल 2 डिजिट नंबर आर ड्रिवन फ्रॉम मीथेन। जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं, समझना, मैं बता रहा था ना, मैं समझा रहा था, आप देखो समझो यहाँ पर कि भैया इनका नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण कैसे करा गया है। नामकरण करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसका नामकरण करा कैसे गया, हर एक रेफ्रिजरेंट का किस तरीके से नामकरण इनका करा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। देखो, जितने भी 2 डिजिट नंबर के रेफ्रिजरेंट होते हैं, R11 हो, R12 हो, R13 हो, ये कैसे, ये किससे बने होते हैं? मीथेन से। तो जहां आपको दिख गया R11, R12, R13, R15, तो आप समझ जाना ये किससे बने होते हैं? मीथेन से। जितने भी 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि R500, R600, R601, ये सारे किससे बने होते हैं? इथेन से। ये सारे कहां से डिराइव होते हैं बच्चों? इथेन से। ठीक है, सो मैंने बताया आपको यहाँ पर कि जितने भी रेफ्रिजरेंट जो कि 2 डिजिट नंबर में है वो किससे डिराइव्ड होते हैं? मीथेन में। और जितने भी रेफ्रिजरेंट है जो कि 3 डिजिट में आते हैं, 3 डिजिट नंबर में आते हैं, वो किससे डिराइव होते हैं? इथेन से। द लास्ट डिजिट गिव्स द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने फ्लोरीन के एटम्स हैं वो किससे डिनोट होता है? लास्ट डिजिट। सभी से एक बेस पे एक एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। The digit next to the last digit equals one more than the number of hydrogen atoms. So any atom not accounted for in the methane or ethane series are chloride. मीथेन और इथेन सीरीज में कभी क्लोराइड को काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रेफ्रिजरेंट का नॉमनक्लेचर होता है। समझे? इस तरीके से किसी भी रेफ्रिजरेंट का नॉमनक्लेचर होता है। अब इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे ना, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो भैया, आ गए, कलर बदलते हैं फिर से। कलर बदलने से जिंदगी खूबसूरत होती है। और समझते हैं पहला क्या है। फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ F12। हमें क्या करना है भैया? F12। अब दिमाग लगाओ, 12 क्या है? F12। अभी कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। कितने डिजिट? 2।
तो ये कहाँ से आया होगा, मैंने क्या बताया था, जब भी 2 डिजिट हो कहाँ ड्राइव हुआ होगा, मीथेन से। कहाँ ड्राइव हुआ होगा, मीथेन बेस से। सो एज अ नंबर is 2 digit number, it is derived from methane. The digit 2 represent number of fluoride atoms, मतलब इसके मीथेन ग्रुप से है ना, तो उसमें फ्लोराइड कितने एटम है, दो। कितने एटम है, दो। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 - 1 कितने हो जाएंगे भैया, 0। तो टू बैलेंस द मीथेन 4 मोनो एटम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, CH4। तो मीथेन को बैलेंस करने के लिए कितने दो, कितने मोनो एटम से, 4। तो कितने एटम चाहिए, मोनो, कितने मोनो एटम चाहिए, 4। टू बैलेंस द मीथेन 4 मोनो एटम्स आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स विल बी, कितने हो जाएंगे, 4 - 2 = 2। कितने हो जाएंगे, 4 ये और 2 कितने हैं यहाँ से, तो 4 - 2 = 2। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, देखो भैया क्या बन गया केमिकल फॉर्मूला, कार्बन एक, क्लोरीन कितनी निकली यहाँ पर, 2। और फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ग्रुप के कितने हैं, 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CCl2F2। क्या बन गया फॉर्मूला, CCl2F2। अभी आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ F114। इसे निकालना हमें F114 का, तो समझो भैया क्या है। अब इसमें कितने नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 114। अब 3 डिजिट नंबर है तो कहाँ से डिराइव हुआ होगा, इथेन बेस से। कहाँ से डिराइव हुआ होगा, बताया था मैंने इसके पहले नोमेनक्लेचर में, कहाँ डिराइव हुआ होगा, इथेन बेस से। अब 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, द डिजिट 4 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लोराइड एटम्स। ये जो लास्ट वाला है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसके अंदर फ्लोराइड, कितने फ्लोराइड के एटम्स है, तो कितने हैं भैया, 4। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 - 1 कितने हैं, 0। मतलब समझो, फिर से देख लो एक बार, नंबर ऑफ, देखो ये जो लास्ट के नंबर है इस नंबर सिस्टम में, जो लास्ट वाला है वो क्या शो करता है, कि फ्लोराइड एटम्स कितने, तो लास्ट में कितना है, 4। लास्ट में कितना है, 4। तो फ्लोराइड एटम कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन 1 - 1 कितना हो गया, 0। टू बैलेंस द इथेन, इथेन को बैलेंस करने के लिए हमें 6 मोनो एटम्स की जरूरत पड़ती है। इथेन को बैलेंस करने के लिए 6 मोनो एटम्स की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लोराइड एटम्स कितने हो जाएंगे भाई, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स कितने होंगे, 6 चाहिए हमें, माइनस यहाँ पर फ्लोरीन एटम कितने हैं, 4। तो कितने बचे, 2। तो 6 - 4 = 2। फॉर्मूला कितना बन गया, 2 कार्बन C2Cl2F4। क्या बन गया, C2Cl2F4। तो इस तरीके से हम किसी भी रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट कर सकते हैं, नॉमनक्लेचर उसका कर सकते हैं, नामकरण उसका कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेंट्स एंड एप्लीकेशन। कुछ कॉमन से रेफ्रिजरेंट्स हैं, ठीक है, जिनका हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो तो भैया पहला जो एप्लीकेशन है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज होता है, जो घर में फ्रिज होती है, वहां पे कौन सा रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, R12। जो स्मॉल रिटेलर सुपरमार्केट्स होते हैं, जो छोटे छोटे सुपरमार्केट्स बनते हैं, आजकल तो 2 दुकान लेके सुपरमार्केट खुल जाती है, तो वहां पर जो रेफ्रिजरेटर रखे होते हैं, बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं जिसके अंदर सारा सामान रखा होता है, तो वहां पर जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वहां पर R12 का भी यूज करते हैं, R22 का भी यूज करते हैं, और R502 का भी यूज करते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए हम R11, R12, R22, R114 और R502 रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर पे, जो रेफ्रिजरेटर घर में लगे होते हैं, तो क्या होता है, कौन से किसी को नहीं पता, बस गैस यूज कर रेफ्रिजरेटर के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, तो भैया वहां पर रेफ्रिजरेंट यूज करा जाता है, और कौन सा, R12। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो करते हैं R717, R22, R502। देखो, R717, R22, R502। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किसका यूज करते हैं, R12 और R502 का। तो ये कुछ जो एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही कॉमनली नोन एप्लीकेशन है, जहां पर मैंने बताया कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट है इन रेफ्रिजरेंट के कलर। भैया किस कलर से पहचानोगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है,
डिफरेंट रेफ्रिजरेंट रख दिए गए तुम्हारे सामने, तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट का क्या नाम है, तो कैसे पहचान लेंगे? बाई उसके कलर से। उसके कलर से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा रेफ्रिजरेंट है। अगर R12 है तो उसका कलर कैसा होगा? सफेद, व्हाइट। ठीक है, अगर R22 है तो उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन, मतलब हरा। जो R14 रेफ्रिजरेंट है तो उसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज। कैसा होगा? ऑरेंज। जो R500 रेफ्रिजरेंट है उसका कलर कैसा होगा? रेड। जो R500 रेफ्रिजरेंट है उसका कलर कैसा होगा? रेड। जो R134A रेफ्रिजरेंट है उसका कलर कैसा होगा? लाइट स्काई ब्लू। कैसा होगा? लाइट स्काई ब्लू। R717 इसका कलर कैसा होगा? सिल्वर। एंड R764 का कलर कैसा होगा? ब्लैक। तो बाय द कलर वी कैन रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी तो हम सारा पढ़ रहे थे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अब आते हैं भैया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पे। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बताया था मैंने, ये डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन पार्ट नहीं करते हैं। पहले इस रेफ्रिजरेंट को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के थ्रू कूल करा जाता है, देन इसका यूज हम एज ए रेफ्रिजरेंट करते हैं। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? तो यूज फॉर लार्ज रेफ्रिजरेशन प्लांट्स, वाटर, ब्राइंस, ग्लाइकोल्स आर यूज। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में वाटर, ब्राइंस या फिर ग्लाइकोल्स का यूज करते हैं। यूज फॉर कैरिंग refrigeration from the plant room to the space where it is usefully applied instead of directly obtaining it by the evaporating refrigerant at the place of application. To अब next क्या है? To reduce the quantity of refrigerant charge in the system and reduce pressure losses. तो इसका यूज वहां भी करते हैं जहां पर हमें रेफ्रिजरेंट चार्ज की क्वांटिटी को रिड्यूस करना होता है और जहां पर प्रेशर लॉसेस को रिड्यूस करना होता है। अब जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो चाहिए होती है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए? पहली क्या है? लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी भी लो होनी चाहिए, वो नॉन फ्लेमेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, और गुड स्टेबिलिटी होना चाहिए। इट मीन्स क्या है? जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो स्टेबल भी होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? तो चिल्ड वाटर इज यूज्ड एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनिंग प्लांट। जितने भी एयर कंडीशनिंग या एसी प्लांट्स होते हैं वहां पर चिल्ड वाटर यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए। फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस, ब्राइंस, glycose and hydrocarbons are used as secondary refrigerants. ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। भैया ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या होते हैं? फिर से कलर बदलते हैं। चलो जी, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन एयर कंडीशनिंग, in refrigeration air conditioning system, anti-freeze solution are commonly used as coolant to prevent freezing and overheating in a cooling system. कूलिंग सिस्टम के अंदर, कूलिंग सिस्टम के अंदर फ्रीजिंग और ओवर हीटिंग को रोकने के लिए, ध्यान देना, कूलिंग सिस्टम के अंदर फ्रीजिंग और ओवर हीटिंग को रोकने के लिए जो कूलेंट्स का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो इन आरएसी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आर कॉमनली यूज्ड एज कूलेंट टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एंड ओवरहीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। These solutions are mixture of water and anti-freeze agents like ethylene ग्लाइकोल और प्रोपलीन ग्लाइकोल। जो जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं किसका? वाटर और एंटी फ्रीज एजेंट का। सो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आर द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एंटी फ्रीज एजेंट्स। लाइक एंटी फ्रीज एजेंट कौन से होते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपलीन ग्लाइकोल which lower the freezing point of water and raise its boiling point. This is crucial for maintaining the optimal temperature of the engine and preventing damage caused by the extreme temperature. ठीक है, अब कॉमनली यूज एंटी फ्रीज एजेंट्स कौन से हैं? कौन कौन से एंटी फ्रीज एजेंट्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं? उसमें पहला कौन सा है? एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हम EZWB बोलते हैं। सो ए कॉमन एंटी फ्रीज एजेंट known for its high boiling point
लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड गुड थर्मल प्रॉपर्टीज। और दूसरा कौन सा है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जिसको नाम क्या होता है, PGW, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PGW। सो अनदर एंटी फ्रीज एजेंट ऑफन यूज व्हेन फूड ग्रेड सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। अब एंटी फ्रीज जो सॉल्यूशंस हैं, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, देख लेते हैं बच्चों, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। पहला कहाँ पर करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में करते हैं, तो यूज टू कूल डाउन द इंजन प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग एंड डैमेज। दूसरा कहाँ करते हैं, HVAC सिस्टम में, हाइड्रोवैक्यूल करते हैं, तो यूज इन HVAC सिस्टम इंक्लूडिंग चिलर्स एंड सोलर वाटर हीटर्स टू ट्रांसफर हीट एफिशिएंटली। तो ये था कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस चेंजिंग मटेरियल्स। फेस चेंजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं भैया, वो मटेरियल जो फेस चेंज करते हैं, अगर नाम से देखो तो पता चलेगा, वो मटेरियल जो फेस चेंज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस चेंजिंग मटेरियल। चलो देखते हैं इसमें। तो ए फेस चेंज मटेरियल, जिसको PCM भी बोलते हैं, फेस चेंज मटेरियल इज ए सब्सटेंस विद अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन which melting and solidifying at a certain temperature is capable of storing and releasing large amount of energy। तो फेस चेंजिंग मटेरियल क्या, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है और जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसको रिलीज भी करते हैं। हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन द मटेरियल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। वो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर हो रहा होगा तो वो हीट को रिलीज करेगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वहां पर हीट को वो गेन करेगा, सॉरी, ठीक है। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड रिलीज व्हेन द मटेरियल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। अगर सॉलिड से लिक्विड बनना है तो हीट को रिलीज करेगा, अगर लिक्विड से सॉलिड बनना है तो वो, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं भी इसमें, Thus PCMs are classified as latent heat storage units, इसको हम LHS भी बोलते हैं, latent heat storage भी बोलते हैं। The main categorization of PCMs is the differentiation between inorganic PCMs and organic PCMs। PCM क्या है यहाँ पर, फेस चेंजिंग मटेरियल्स। तो फेस चेंजिंग का मतलब क्या, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देखना कहाँ से कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ये जब भी सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे हमें हीट करना पड़ेगा, तो हीट देनी पड़ेगी, और जब लिक्विड से वो सॉलिड हो जाएगा तो हीट को रिलीज करेगा। नेक्स्ट आते हैं, द कॉमनली यूज्ड फेस चेंजिंग मटेरियल फॉर टेक्निकल एप्लीकेशन आर पैराफिन, सॉल्ट हाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स। तो ये कुछ कॉमनली नोन फेस चेंजिंग मटेरियल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ठीक है। सो द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। सो द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो हमें पता है कि जो अर्थ की जो ओजोन लेयर होती है, जो कि अपर एटमॉस्फेयर में होती है, इट मीन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही क्या करती है, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। दीस रेस कैन कॉजेस कैंसर। इन रेस के द्वारा, अगर ये रेस डायरेक्टली अगर ह्यूमन बीइंग को पड़ती है तो उसके थ्रू कैंसर भी हो सकता है। तो CFC हैव बीन लिंक्ड टू द डिप्लीशन ऑफ दिस ओजोन लेयर। तो कैसे बनेगा, CCl2F2, सनलाइट में क्या बन जाएगा, CClF2 एंड क्लोरीन, एंड O3 प्लस Cl क्या मिल जाएगा, ClO प्लस O2। तो दे वेरिंग डिग्रीज ऑफ ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। अब देखते हैं भाई इसका रीजन क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है। देखो बहुत सारे हैं, जो कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू शो कर रखा। पहला क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन क्या है ओजोन मॉलिक्यूल्स, देन क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन। तो एक डायग्राम के थ्रू जो पॉल्यूटेंट, मेन जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ओजोन लेयर डिप्लीशन को जो है के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब इसमें पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन से, CFC एंड HCFC गैसेस, जैसे कि कौन सी होगी आपकी, एरोसॉल्स, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स, ठीक है, हेलोन्स ग्रुप होते हैं या फिर मिथाइल ब्रोमाइड्स होते हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये मेन रीजन होते हैं फॉर कॉज, मेन रीजन होते हैं फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन के, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं? Selection of refrigerant. So, selecting the right refrigerant depend on several factors, include safety, environmental impact, thermodynamic efficiency, and the specific application. अब किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करना है, ये बहुत ही टिपिकल टास्क होता है और इसके लिए हमें बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करने पड़ते हैं, लाइक safety, environmental impact, thermodynamic efficiency, and other applications. So ideal refrigerants are typically non-flammable, non-toxic, and easily detectable if leaked. अब देखते हैं कि here are some detailed look at the key consideration. भैया कौन कौन से important consideration है जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जबकि हम किसी भी रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं? पहला क्या, फ्लेमेबिलिटी। तो रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन फ्लेमेबल। पहला क्या, सेफ्टी पर्पज से क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट होगा वो नॉन फ्लैमेबल होगा, मतलब ज्वलनशील नहीं होगा, और हैव अ लो फ्लेमेबिलिटी रेटिंग। दूसरी क्या, टॉक्सिसिटी। सो रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक और हैव लो टॉक्सिसिटी टू मिनिमाइज हेल्थ रिस्क इन केस ऑफ लीक। अगर लीक भी कर जाए तो ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वन कैसा होना चाहिए, लीक डिटेक्शन, मतलब ऐसा रेफ्रिजरेंट हो कि अगर लीकेज हो तो तुरंत वो डिटेक्ट किया जा सके। तो रेफ्रिजरेंट शुड बी इजिली डिटेक्टेबल टू फैसिलिटेट क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ लीक्स। नेक्स्ट सेकंड इंपैक्ट क्या है, पहला पहला तो था सेफ्टी, दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो चीज होती है, पहला क्या था, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। तो रेफ्रिजरेंट with a high ODP can harm the ozone layer and should be avoided, and global warming potential जिसको GWP बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेंट with a high GWP can contribute to climate change and should be minimized। अगर ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनका ODP बहुत ज्यादा है, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करने से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थर्मल एफिशिएंसी। तो पहला क्या, सीओपी। तो ए हायर सीओपी इंडिकेट ए मोर एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेंट, मीनिंग लेस एनर्जी इज नीडेड टू अचीव द सेम कूलिंग इफेक्ट। मतलब कि ऐसा सीओपी हमें यूज करना चाहिए जहां जिसकी सीओपी ज्यादा हो एट पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रेशर। तो रेफ्रिजरेंट शुड ऑपरेट विद इन एक्सेप्टेबल प्रेशर, ध्यान रखना, एक्सेप्टेबल प्रेशर रेंज के अंदर, अर्थात ऐसा रेफ्रिजरेंट हम चूज करें जो कि गिवन प्रेशर रेंज में वर्क कर सके। तो रेफ्रिजरेंट शुड ऑपरेट विद इन एक्सेप्टेबल प्रेशर रेंज टू अवॉइड मटेरियल कॉस्ट एंड पोटेंशियल रिस्क। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो रेफ्रिजरेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर कुछ स्पेशल रेफ्रिजरेंट्स है जिनका कि हम यूज कर सकते हैं, उन्हें ही यूज करना चाहिए। पहला क्या, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। सो द रेफ्रिजरेंट शुड बी एबल टू प्रोवाइड द required cooling capacity for the specific application, that is air conditioning or cold storage. It means जिस रेफ्रिजरेंट को हम जहां पर यूज करते हैं वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्रेशर compatibility. So the refrigerant should be compatible with the type of compression। मैंने बताया था कि कुछ रेफ्रिजरेंट है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन ज्यादा वर्क करते, अच्छी तरह वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर के लिए ही बने होते हैं। तो द रेफ्रिजरेंट शुड बी compatible with the type of compressor used in the refrigeration system, like reciprocating and centrifugal compression। नेक्स्ट वन है सर्विस रिक्वायर्ड। लास्ट वन क्या है, सर्विस रिक्वायर्ड। सो the intended application like air conditioning, cold storage, food freezing will dictate the specific refrigerant properties needed। मतलब एयर कंडीशनिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, फूड फ्रीजिंग के लिए है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट है, उन्हीं को यूज किया जाता। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है वो है हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स। ये क्या होते हैं? सो HFOs भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, HFOs। ठीक है, सो हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन आर द फोर्थ जनरेशन ऑफ फ्लोरीन बेस्ड गैसेस। जो कि HFOs होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन्स होते हैं, वो फ्लोरीन बेस्ड गैसेस की फोर्थ जनरेशन होती है। HFCs रेफ्रिजरेंट आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। जो HFCs होते हैं
उनमें जो HFC रेफ्रिजरेंट होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन, और ये तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। बट जो HFO होते हैं, हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन से। बट इनके बीच में, मतलब कि जो तीन एटम है, इनमें इनके बीच में किसी ना किसी दो के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, किसी ना किसी के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो HFO रेफ्रिजरेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, fluorine and carbon atoms but contain at least one double bond between the carbon atoms. Next क्या, the first HFO jointly developed by DuPont and Honeywell is HFO 1234YF। ठीक है, अब इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, HFO रेफ्रिजरेंट आर कैटेगराइज्ड एज हैविंग zero ODP मतलब ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल and low GWP and so offer a more environmentally friendly alternative to CFCs, HFCs and HCFCs। तो इनको हम कभी कभी environment friendly रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो आज हमने जो टॉपिक कवर करे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा कि रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट पढ़ा, उसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पढ़ा। उसके बाद से हमने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में 4 मेन रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनमें हर एक के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, देन कुछ कॉमन रेफ्रिजरेंट्स है जिनके बारे में पढ़ा, जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, जिनके एप्लीकेशंस के बारे में बताया। देन हमने सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पढ़ा, फिर इसके टाइप्स पढ़े। देन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा हमने आज। देन फेस चेंजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स है ना, कि जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर करे हैं। तो आई होप सो कि आपको सारे टॉपिक के समझ में आ गए होंगे। एक बार इसे फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से इसका एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके को सारे टॉपिक और भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।